नमस्कार। आज हमारा बीच हम मैती आंदोलन का प्रणेता और सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी का ई धरती माँ पौड़ी गढ़वाल की सुरम्य घाटी माँ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रावत जी जन के आप देखने वाला कि आजकल ये मौसम और ये पर्यावरण जो असंतुलन होना चाह हमारे क्षेत्र में या हमारा मैदानी क्षेत्र में और हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ को मेन कारण क्या हो सकते हो कि ये खा रहे वैसे जन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को ये बॉर्डर को इलाका चा ये कि यखा जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने लगे। ये जंगली जानवर जो कभी हमारे जंगला भीतर था वो सब बह रहे वहाँ का वास्ता वन्य जीव और मानव में एक संघर्ष होना और ये संघर्ष ही कहीं न कहीं हमारो मानव हानि भी होनी चाह, हमारा जंगली जानवरों से भी खतरा होना चाह और एक असंतुलन वाली व्यवस्था होने लगी। तो ये वास्ता हम चाहना चाहो कि जरा कुछ दिन काम भेजा ये कुछ दिन संदेश आपा का जरिया आप सब लोगों का नमस्कार कर दो। और आपने जो मुद्दा उठाया अभी ये पूरा मुद्दा जो है ये केवल हमारी एक स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरा विश्व का मुद्दा है। जो जलवायु परिवर्तन होने लगे और लगातार आप देखना होला कि जो धरती को जो तापक्रम जो बढ़ने लगे और ये तापक्रम बढ़ने से कई अनियमितताएं पैदा होगी। तो हमारे हिमालय क्षेत्र भी ये पूरा ये शिवालिक क्षेत्र जो तक तब मत ये पूरे हिमालय लग जान तो ये सारा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन कारण ये थे कि हमारा मानवीय जो हस्तक्षेप जो प्रकृति का साथ थे वो भी कारण थे और दूसरे जो प्रकृति की जो बदलाव होने थे पूरा विश्व में तापक्रम अब ये तापक्रम बढ़ने से जो है ये प्रकृति में बदलाव आएगी। अभी आप देखना वाला कि अभी ये 2025 में और 24 में सबसे ज़्यादा सूखा पड़े है, कभी बाढ़ आए है, कभी अतिवृष्टि हुई है। तो मतलब पता नहीं चलना कि ये जलवायु अब क्या रूप ले सकन। अब आप आजकल ही देखा हमारा उत्तराखंड में आजकल बर्फ पड़ जान है 5-6 फीट तक बद्रीनाथ केदारनाथ में आजकल वो बिल्कुल सूखो पड़ी सारा हिमालय देखने जान बिल्कुल कालो पहाड़ जान। तो ये सारा समस्या जो है ये ग्लोबल वार्मिंग जो होनी चाहिए जो वैश्विक तापक्रम वृद्धि होनी चाहिए वैश्विक तापक्रम वृद्धि को प्रभाव भी हमारा पूरा उत्तराखंड क्या हिमालय क्या पूरा विश्व पर पड़ने से। अभी देखा आप अंटार्कटिका में सारा बर्फ पिघल करके खत्म होगी। अभी पता चलना होते कि जब अंटार्कटिका का तापक्रम जो है पहले -80 डिग्री सेल्सियस होने आज वो -12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंची। इतनी तापक्रम बढ़ी हो दिल्ली का क्षेत्रफल का बराबर एक पूरा को पूरा जो एक आइसलैंड वो तैर करके हिमालय समुद्र में तैरने लगी और वो अगर आइसलैंड धीरे धीरे पिघल लो तो समुद्र तल बढ़ लो कि नहीं बढ़ लो और समुद्र का तल जब बढ़ लो तो कई द्वीप छे कई तटीय हमारा शहर से सब डूब जाला। तो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है प्रभावित वाले। तो ये सारा वैश्विक तापक्रम प्रभाव थे। तो हमारे के भी जगह में क्या होना कि कोई पारिस्थितिक तंत्र होना उसमें क्या होना कि कुछ उत्पादक छन जिन हरा पेड़ पौधा ये उत्पादक छन और तुम पर निर्भर रहने वाला जो जीव जंतु छे ना तो हम लोग छन खाने वाला तो कुछ मांसाहारी छन कुछ शाकाहारी छन। तो अगर वो पारिस्थितिक तंत्र में एक भी चीज़ आप खत्म कर देला या बिगाड़ देला तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता। तो आज के सड़क बढ़ा यहाँ सड़क भी हमारी ज़रूरत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना सी भी हमारी ज़रूरत है ना। और ये मैं क्या सब डाल काटेना तो जब डाल काटेला तो ये जो हमारी प्रकृति की जो हम थे ऑक्सीजन देना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेना इनर संख्या तो कम है और खाने वालों होंगे और लेने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ी तो असंतुलन अपना आप ही पैदा हुई। दूसरी बात क्या थी सबसे बड़ी संख्या हमारे पहाड़ में जो है पानी को समस्या आएगी। पानी की समस्या क्या आएगी कि जगह जगह जो पानी का स्रोत है ऐसे सब सूखी। तो एक बड़े कारण थे ना बहुत सारे कारण थे लेकिन मेन कारण ये थे कि हम उन जब जो हमारा प्राकृतिक जंगल है हमारा सिर्फ प्राकृतिक जंगल हम उन ख़त्म करें। हमारा उत्तराखंड में जो अगर हिमालय क्षेत्र में चले जाओ ऊपर की तरफ तो बांदा जंगल है पहला हरिओम भरियों जंगल है और उत्तराखंड थे आप देख रहे स्कंद प्रमाण में इसको क्या
अरण्य भूमि का है ये। अरण्य भूमि मतलब जंगल की भूमि है। पहले जो लोग रन चाहे जंगलों में रन चाहे, धीरे धीरे हम उन जंगल काटे, खेत बनाए, और खेत बनाते बनाते क्या हुआ कि दूसरी प्रजाति हमारे आ गई, है ना। तो हमारे खा प्रतंत्र बिगड़ गए। अंग्रेज यानी अपन सबसे पहले क्या लाया, उन्होंने बोला अभी ये डाला जो ये हमारा काम आनी, हम उसके अनमना डाला चढ़ा जो डालों से हम तें लीस मिलो और हम फैक्ट्री चलाओ, तारपिन बढ़ाओ और वो बिरोजा बढ़ाओ। तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बटी लियानो वो चीड़ा बीज, और उन्होंने सारा उत्तराखंड का पहाड़ों में वो बीज छिड़काया। लोगों थे उधर ये कि बेगार पड़ता थे, तो उनका जाओ तुम जाओ पूरे पहाड़ों में जो है तो वो करो चीड़ के बीज वो। तो सारा चीड़ का बीज बोया, धीरे धीरे वो चीड़ इतनी तेजी से फैली कि हमारा जो प्राकृतिक वन है तो खत्म हो गया, जो बांझ जंगल है, और वो चीड़ा जंगल खड़े हो गए। आज देखा तुम 27-28% हम चीड़े चीड़ जो बांझ घट करके 16 पर पहुंची। तो अब बांझ घटोलो तो पानी भी घटोलो, तो पानी का सारा स्रोत सूख गया। अब पानी का सारा स्रोत सूख गया तो आप देखा हमारे वास्ता जो सबसे ज्यादा जीवन देने वाली जो नदी है ना, वो नदी है ना जो जंगलों से निकलती, जो गैर हिमानी नदियाँ। और वो नदी को कोसी, गगास, आपका पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, रामगंगा, ये नदियाँ हैं। तो यही हमें जीवन देती रही। अब ऊपर से आ रही है ग्लेशियरों से गंगा, यमुना, गोरी, काली, ये हमको क्या देती? कुछ नहीं। हम बांध बनता है उससे हम बिजली बनाते हैं, और बिजली भी हमको कम मिलती है, वो दूसरे राज्यों को जाती है, तब हम उनसे खरीदते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आएगी कि हमारा जंगल तो कम होएगी तो पानी का स्रोत सूख गया। और यदि भी पानी का स्रोत छया, फिर सारा पानी का स्रोत हम अफूम लिया है। आपने देखा वाला गाँव में पानी चढ़ो सब वहाँ स्रोत है, वो बड़े पानी ले गए, दूसरे स्रोत दूसरे गाँव वाले, तीसरे स्रोत में कोई योजना और चली। तो हम उन सारा जंगलों में पानी का स्रोत खत्म करें। अब आप बताओ जो जंगलों में जो जानवर रहना चाहिए तो पानी से कब जाला, पानी की तरह, पानी तो जीवन और सबसे बड़ा आधार था ना। तो पानी जब नहीं रहो तो पानी को वास्ता उसका खाला हमारे गाँव की तरफ आला। तो जब वो जानवर हमारे तरफ आला तो अपना आप ही से कि हमारा मानव और लोगों के बीच में जो वन्य जंतुओं के बीच में क्या हो लो संघर्ष पैदा हो लो। तो ये सब कुछ होना। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी कि जो विदेशी घासों को प्रसार हुई है ना। आप देखा 19वीं शताब्दी में लेंटाना आए थे 1805 में, तो अंग्रेज की फूल को पेड़ साहब यक लाए, और एक बाद वो लेंटाना धीरे धीरे बढ़ते हुए बंगलोर कलकत्ता बटी, और वो 1825 में वो लेंटाना तुम्हारे मसूरी भी पहुंच हुआ। आप तुम देख लो मसूरी की पहाड़ियाँ सारा लेंटाना से भरे पड़े हैं, है ना। और वो लेंटाना आज हिमालय तक पहुंची। अब आप जानते हैं लेंटाना ना जानवर खाना ना कुछ खाना, कोई नहीं खाना, वो बहुत विशल पदार्थ है। और वो एक जो तौल भी कोई दूसरी घास नहीं हो। दूसरी पीएल गेहूँ आया 40 1900 उसमें जब इंदिरा गांधी थे तब बाहर बैठे हम गेहूँ मंगाए। वो गेहूँ में आया तुम्हारा ये गाजर घास, और वो गाजर घास आए तो धीरे धीरे सब पे। अब देखा हमारा पहाड़ में गाजर घास, लेंटाना, काला बांस, ये जो बाहरी जो खरपतवार थे ना, ये उससे पूरा जंगल का जंगल भर गए, गाँव का तक पहुंचा। और जो हमारी जो प्राकृतिक घास से वो खत्म हुई, क्योंकि तौल तो कुछ होने नहीं। अब जब घासें खत्म होगी तो हम उन जानवर भी छोड़े जंगल, क्या हमें हमसे नहीं पाल सकते, क्योंकि घासें नहीं रही हमारे गाँव में। देखा सारा लेंटाना फैलू चारों तरफ, और बिल्कुल गाजर घास जंगलों में जाला तुम तो वो ये कालाबान। तो ये खरपतवारों का फैलने से हमारी प्राकृतिक घास खत्म होगी, और प्राकृतिक घास खत्म होने से जंगलों में जो जीव जंतु जो शाकाहारी जंतु थे तो से भी जानवर तो से भी घास नहीं मिलनी, तो वो भी अपना गाँव तरफ आना, मतलब हमारा खेतों की तरफ आना, है ना। ये हिरण काकड़ घोलक से सब हमारे गाँव की तरफ आना। अब क्या होना, ऊँट पिसना को होना, मांसाहारी जंतु वह उनका भोजन तो वही है हिरण काकड़। तो जो वो हमारे तरफ आ रहे हैं तो जो हिंसक जंतु हैं वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हमारी मुठभेड़ हो जा रही है उनसे। तो ये जो सारा जो आप कह रहे हैं कि मानव और जो संघर्ष चल रहा है वन्य जंतु के बीच में, इसका सबसे बड़ा कारण एक तो हमारा घुसपैठ है। हम लोगों ने जो है पूरे जंगलों के अंदर तक हमारी घुसपैठ कर दी। पर्यटक देखो आज पूरे हिमालय में जा रहे हैं, पूरे बुग्यालों में। आप बुग्यालों की स्थिति देख रहे हो तुम, हम तो केवल रामनगर और कालागढ़ में खड़े हैं, आप बुग्यालों में देख ला जड़ी बूटियों को नाश हुई। और आपको मैं ये भी एक चीज सूचना दूँ कि बैदनी बुग्याल 3500 मीटर से ऊपर है ना, और जड़ी बूटियों को भंडार थे। और जो हमारे पेड़ खत्म हो जाना, वो ट्री लाइन बना तब बुग्याल छोड़ हो जाना, वो ऐसे तो सुंगर रन से आज सुंगर बैदनी बुग्याल से
बैदनी बुग्याल में सुंगर घूम रहा है और वहाँ वो हल लगा रहा है। अब आप बताओ हिमालय के क्षेत्र में अगर वो हल लगा रहा है तो वहाँ से इरोजन होगा कि नहीं होगा? वहाँ से सारी धरती जो है धीरे धीरे वहाँ से हम वो कई बुग्यालों में बड़े बड़े हमने वन विभाग ने अभी वो किया कि उनको हम वो करें ढके, कई ट्रीटमेंट हुआ दयारा बुग्याल में किया उन्होंने। तो वो क्या होगी उन्होंने बोल के भाई अगर धीरे धीरे ये भूस्खलन बढ़ोलती है पूरा बुग्याल खत्म हो जाला है ना। तो वो बुग्याल धीरे धीरे इनके आज सुंगर पहुंची तो अब पूरा बुग्याल खत्म होने वाला। तो वो जड़ी बूटी खाणुआ और वो उसके मतलब ये जलवायु परिवर्तन आज हिमालय तक पहुंची गई। वो वे स्वर्थ हैं रहना का वास्ता जलवायु अनुकूल है ना, वहाँ पहुंचे। अब आप बोला टाइगर यकरन, टाइगर सुंदर ढूंगा पहुंची, वहाँ टाइगर दिखाई दिया है ना। आपका ये मोर यहाँ होता है, मोर तुम्हारा रुद्रप्रयाग के जंगल में पहुंच गया। अब बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? आज भालू लगातार बाहर आ रहा है। तो मतलब ये प्रकृति जब बहुत ज़्यादा विकृत हो जाती है तो प्रकृति भी तब अपना संतुलन बनाने के लिए अपने आसपास के जीव जंतुओं को भी वो देती है, प्रेरणा देती है कि तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम भी चुप मत रहो। तो वही स्थिति है आज जो बाघ भालू और जो सब हम पर आक्रमण कर रहे हैं ये प्रकृति के प्रदत्त हैं और ये प्रकृति के द्वारा हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब क्या होता है ना, मरता क्या नहीं करता, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, आवास हमारे छीन ले गए उन जंतुओं के, वो कहाँ जाएंगे? वो हमारे पास तो आएंगे, हमको वो करेंगे कि यही हैं सबसे बड़े बदमाश जिन्होंने हमारे सारे आवास को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जी, ये हमको समझना पड़ेगा, हमारी नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा। आज हमारे पास हमूमत आज टाइम है नहीं, सब लोग मोबाइल लेके चलना, 1 मिनट नहीं, ये प्रकृति समझना वास्ता किसी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है कि हम थोड़ा सा प्रकृति को समझे कि क्या बदलाव आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ लेंटाना को पहले ही हमारे वैज्ञानिक इतने बड़े बड़े जो थे, हमारे लैबें हैं, बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं और पहले ही चोट में समझ जाते हैं कि भाई ये घास जो है फैल रही है, ये गंदी घास है, इसको रोका जाना चाहिए। तो अगर हम उसी समय इसको रोक देते तो आज ये स्थिति नहीं आती है ना। तो क्या कर रहे हैं हमारे अनुसंधान केंद्र? आज जब सारा पूरा हिमालय भर गया, सारे इनसे भर गया, आज कह रहे हैं साहब ये हमारे लिए समस्या हो गई, आज हमारे पास पानी नहीं है, आज खरपतवार इतना गाजर घास और लेंटाना और सारा काला बांस कर दिया। तो ये सारी समस्या हैं ये हम लोगों ने पैदा की। हमारी जो है कि नासमझी के कारण देखिए आज पूरा हिमालय पूरे पर्यटकों से भरा पड़ा है। आप देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले एक वो था कि जब हिमालय में बुग्यालों में जाते थे तो नंगे पांव जाते थे, परंपरा थी हमारी, जूते लेकर नहीं जाते थे। दूसरा, जब बुग्यालों में जाते थे हिमालय में चटकीले भटकीले कपड़े पहन कर नहीं जाते थे। जब बुग्यालों में जाते थे तो वहाँ शोरगुल नहीं करते थे, सीटी नहीं बजाते थे, गीत नहीं गाते थे, संगीत नहीं करते थे। ये पहले लोगों के जो थे नियम बना रखे थे। आज देखिए हिमालय में सारे लोगों को भीड़ मची हुई है, वहाँ हल्ला हो रहा है, डीजे बज रहा है, दारू शराब पिया जा रहा है वहाँ। तो देवभूमि में तो कहीं ना कहीं उसका तो प्रभाव पड़ेगा ना हम पर। तो हमने प्रकृति के साथ हम तो लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। पूरे जंगलों हम लोग घुस गए, वहाँ हम वो अपना मकान बना रहे हैं, जहाँ पर पानी देकर वहाँ पर हमने अपना रिसोर्ट बना दिया, पानी ला कर के हम अपने वो दें तो जानवरों पर तो गुस्सा आएगा ना। तो सारा ये है, ये मानव जनित भी है, प्राकृतिक जनित भी है। और इस प्राकृतिक अगर हम इसको पकड़े नहीं तो बड़ी समस्या आ जाए। हमारे बीच हमारा क्षेत्र का विधानसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधि योगेश भाई जी भी पहुँचे हैं, जिला कार्यकारिणी का सदस्य शंकर भाई जी भी चलना और हमारा पवन भाई जी भी चलना। तो अब जो समस्या ये खाए कि मेन समस्या जब ये बांदर को भी जन हमारा गढ़वाल में भी, हमारा कुमाऊं में भी, हमारा पर्वतीय क्षेत्र में भी, और यह भी जन भाई जी कई सालों से एक बिजनेस करना चाहिए, व्यापारी चल का ये भी देखने लगे वाला है कि एक पहले भाई से इतने जानवर यहाँ नहीं आते थे और मेरे ख्याल से बंदर भी इतने नहीं थे, लेकिन ये सब बिजावेगी बांदर, ये हिरण का गढ़ सही है ना, पर ये बांदर बिजावेगी और तो सर रोज वो बांदर जो हमला करना चाहिए। ये सब एक प्राकृतिक। अब देखो ना, ये बांदर की आप बात करें ना, यूं बांदरों का जो आज हमला होने से ये पिछना भी हमारा हाथ। आप देखा जब कुंभ मेला हुए थे 2000 में, और 2000 में जब कुंभ हुए तो हरिद्वार में ये हो कि सब ये बांदर उठे, अगर यकवट नहीं ली जाला तो ये कुंभ ढंग से नहीं हो सकता। तब वहाँ का तत्कालीन मंत्री जी ने बोल के बंदरों थे या उठावा और कहीं पहाड़ में ले जाओ। ट्रक भर भर करके बंदरों को उठा करके ऊपर रुद्रप्रयाग, चमोली और उधर कुमाऊं की तरफ उन पहाड़ों में डाला गया। मेरे गांव में भी 2 ट्रक आए और वो जब खोले गए तो सारे बंदर वहाँ से भागे और वो सब बंदर जो है हमारे गांव के आसपास आ गए, है ना।
तो अब बताओ क्या हुआ, पहले जो बंदरों की जो संख्या थी वहाँ पर वो हमने कंट्रोल कर रखी थी। वो वहाँ के लोकल बंदर थे, उनको हम हाँक देते थे, वो चले जाते थे, फिर आते थे। हमारे बंदरबारी रेंज है तो हम सुरक्षित है, हमारी खेती सुरक्षित थी। अब जब ये नए बंदर आए तो यूं ये वहाँ के वो थे, चलते चलते ये वहाँ के हरिद्वार के थे, तो ये तो झपटने वाले बंदर थे। तो इन्होंने हमारे गांव के बंदरों को भी क्या कर दिया, एक सलाह दी कि तुम भी ऐसा मत करो, मत जाओ यहाँ से और गांव की तरफ जाओ, इन लोगों पर चिपको। और उसके बाद वो बंदर सारे के सारे हमारे यहाँ आके और वो हमारे ऊपर क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे। दूसरी बात क्या है, जब बंदरों की जनसंख्या बढ़ी ना, उसके हिसाब से उनको लिए उस क्षेत्र में खाने की कमी पड़ी। वो कहाँ गए, फिर वो हमारे घरों के अंदर आटा कहीं से ले जा रहे हैं, कहीं से जो हमारी जो फसल हम सुखाने रख रहे हैं तो उसको खा जा रहे हैं। तो आज गाँव में कृषि करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे पास पहले तो खेत रह ही नहीं गए, और जो थोड़ा बहुत हम खेत का ना भी था ना, तो उन खेतों में जो पैदा होना सब बांधर खा जाए। तो लोगों ने मतलब मेरे गांव में आज तक जो है न तो मकई न तो ककड़ी किसी ने नहीं बोई, क्योंकि वो कहना क्या करना है लेकर के सब बंदर जो है ऊपर छतों में दौड़ रहे हैं, ढेर के ढेर है ना। लोग परेशान हैं, उन्होंने गुल्ले वो जो बना रखे हैं, सब कुछ फायदा नहीं हो रहा। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आलू बच्चे पकड़े, छोटे बच्चों के हाथ पर रोटी देख रहे हैं, धक्का मार दिया, ऊपर छत से बच्चा नीचे गिर गया, कब उसका सिर फूट गया और उसको एमसी में कब हम ले गए, है ना। तो इस तरह की स्थिति आ गई। तो ये जो हमने क्या किया कि जिन बंदरों को उठा करके जगह जगह जो प्रतिस्थापित किया ना, तो हमने ये नहीं देखा कि यहाँ का इकोसिस्टम क्या है ना। उस इकोसिस्टम के द्वारा हमको देखना चाहिए था कि अगर यहाँ इनके रहने के आवास नहीं है, इनको खाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम ये क्यों ला रहे हैं इनको, है ना। ये गलती हमारी है, तो इन गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा। अब देखा सुअर की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसका कारण क्या है, लेंटाना। ये लेंटाने की झाड़ियाँ जो गाँव के आसपास इतनी फैल हुई है, वो सारे लेंटाना के अंदर जो है वो सुअर जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो बच्चे पैदा करके उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि अब जो हम अगर ज़मीन के अंदर वाली फसल बोते हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, ये बोते हैं ना, तो वो भी अब नहीं हो पाते। वो सब बंदर रात को जो है सुअर आ रहा है, वो सारा खोद करके ले जा रहा है। अब ना हम ऊपर की फसल कर पा रहे हैं, ना नीचे की फसल कर पा रहे हैं। किसान चुपचाप बैठा है, गाँव से पलायन हो गया। सारे कह रहे हैं कि छोड़ो, नौकरी करो, चाहे कहीं जाते हैं, हम इस गाँव को छोड़ो। सारे गांव 3000 गांव इसमें भुतुआ गांव हमारे उत्तराखंड में सर, और वो सारे के सारे जो हैं हम लोग इसकी पलायन की मार। अब बताइए, अब गाँव में कोई नहीं रहेगा, संस्कृति रहेगी, बोली भाषा सब खत्म हमारी, है ना, प्रकृति खत्म हो गई। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लोगों के सामने आ रही है कि बंदर और सुअर सारे इनका आतंक अलग, अब भालू और बाघों का आतंक शुरू हो गया। अब हम कहाँ जाएं, है ना। तो अब इसके लिए अगर हमारी आने वाली पीढ़ी हम सचेत नहीं होगी दोस्त जी, तो हम क्या करेंगे अब, है ना। अब जन जागरूकता की ज़रूरत है, लोग नई पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने लिए पानी की व्यवस्था करो, अपने कैसे आप रहोगे, जंगली जानवरों से कैसे बचोगे, वो काम करो। अब आप देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क में और राजा जी नेशनल पार्क में हमने हाथियों के लिए बना रखा हो, अब वहाँ इतना लेंटाना फैला हुआ, इतना लेंटाना पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, वो हाथी वहाँ रह ही नहीं पा रहा है। भाई हाथी बड़ा शरीर है, यहाँ से जाना है तो वहाँ लेंटाना, इधर जा रहा तो लेंटाना, उधर जा रहा तो लेंटाना, खाना खाते खाओ लेंटाना नहीं सकता है। छोटे छोटे पेड़ वहाँ पैदा नहीं हो रहे हैं लेंटाना के बीच में। अब उसके लिए आहार की कमी पड़ गई, वो सांस नहीं ले पा रहा उस जंगल में, वो आ करके वहाँ कहाँ सड़कों में खड़ा हो जाए। अब सड़कों में सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, साथ क्या है, बल हाथी खड़ा हुआ है ना। ऋषिकेश और हरिद्वार के रोड पर वो जो है वहाँ पर ट्रैफिक जाम, तो हाथी खड़ा, अभी कई हाथी जो है वो ट्रेन की तकलीफ में आ गई। तो ये मानव और उसका जो संघर्ष चल रहा है, इसके प्रति हम लोग भी बड़े जिम्मेदार हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब कह रहे हैं कि साहब झाड़ी काटो, कहाँ तक काटोगे आप झाड़ी, बताइए। आप एक गांव की झाड़ी नहीं काट सकते हैं, इतना फैल गया ये लेंटाना, ये घास इतना फैल गया कि आप एक गाँव की झाड़ी नहीं काट सकते हैं। हम तो जो शहरों में रह रहे हैं उनको क्या पता कि क्या होता है झाड़ी। आप गांव में जाकर के देखिए ना क्या स्थिति। मैं तो पूरा उत्तराखंड घूम रहा हूँ, सारा गांव के चारों तरफ लोग परेशान, साहब हमारे पास घास ही नहीं है। और घास जहाँ होती थी वहाँ लेंटाना है, गाजर घास है, वहाँ तो उग गई, है ना। अब जानवरों को क्या खिलाएंगे, खेतों में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जानवर खोल करके सड़कों में, अब सड़कों में वो सारे जानवर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण बना हुआ है। और वो सारे जानवर जो हैं उनके पॉलीथीन वगैरह वगैरह इनको खा रहे हैं, है ना। ये स्थिति आ गई। अब न तो हमारे पास पशुपालन के लिए रह गया, न कृषि रह गई, न बागवानी रहेगी। अब क्या करें, बागवानी रहती है तो हम करेंगे, हम हिमाचल की तरह हम भी करना चाहते हैं। अब मौसम की मार ऐसी है कि आज सेब वाले रो रहे हैं कि हमारे सेब में अगर बर्फ़ नहीं पड़ती है तो हमारा सारा सेब खत्म होता है। अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी,
है ना, तो क्या करेंगे, खेत से जब कम हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत बड़ी समस्या आने वाली समस्या में। अब इसको कैसे निपटा जाएगा, ये तो सरकार और वो उसके हाथ की बात नहीं है। ये तो अब ये है कि सामूहिक रूप से हम लोग हम प्रयास करेंगे अपने अपने छोटे छोटे स्तर पर, तो तभी कुछ हो सकता है। और ये संतुलन बनाना पड़ेगा, सबसे बड़ी है ये प्रकृति में संतुलन फिर से कायम करना पड़ेगा। और ये अपने प्राकृतिक जो हमारी जो पहली जो हमारी प्रकृति है उसको संभालने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मनोहर जी,